बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 14 के ऊपर लेक्चर डिलीवर करें। तो आज बाकायदा से इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं एज द स्टडी ऑफ चार्जेस ऑन मोशन। जब हम चार्जेस को मोशन में डिस्कस करते हैं ना, उसको स्टडी करते हैं, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और जब हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जिसका चैप्टर नंबर 13 टाइटल भी है उसका, और पूरा चैप्टर नंबर 13 उसी के ऊपर बेस्ड कर है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। आज हम बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब गर्मियों में लाइट जाती है तो हमारा यही ध्यान रहता है कि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कब लाइट आएगी कि हम लाइफ की अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इवन हमारी ज़िंदगी की हर एक्टिविटी बिजली के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें लाइट इन्वॉल्व, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, हमारी बैटरीज जो होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, टेलीविजन्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, हम जो लाइट यूज़ कर रहे होते हैं, स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, स्विच ऑन करते हैं फ़ैन ऑन हो जाता है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, अक्सर औक़ात आपके जहन में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए होंगे कि यार हम जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट कैसे ग्लो करनी शुरू हो जाती है, स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन कैसे चलने शुरू हो जाता है, कैसे हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होने शुरू हो जाती है जब हम स्विच को प्लग इन करते हैं, और कैसे हमारी बैटरी मोबाइल की डाउन होने शुरू हो जाती है। ये जो तमाम आपके जहन में सवालात कभी आए हैं, इन सवालात को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इनके जो आंसर्स हैं उनको भी इस चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 14.1 है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, कि ये ओरिजिनेट कैसे होता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। और थर्ड में हम इसकी सोर्सेज डिफ़ाइन करेंगे कि किन किन सोर्सेज की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़ पे जाते हैं कि ओरिजिनेट कैसे होता है। इलेक्ट्रिक करंट तीन चीज़ों से या तीन वजहों से प्रोड्यूस हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। वो ये हैं कि जब नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं तब भी करंट प्रोड्यूस होता है, जब पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं तब भी करंट प्रोड्यूस होता है, और जब दोनों मूव करते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मूव करते हैं एट सेम टाइम, तब भी करंट प्रोड्यूस होता है। हम इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे पहले एटम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको पता है कि दुनिया में हर मैटर एटम से ही मिलकर बना हुआ है, और एटम के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक उसका न्यूक्लियस होता है और सेकंड उसके अंदर शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर फर्दर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इन अदर वर्ड्स किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एक एटम ड्रॉ कर लेते हैं बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसमें देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 है और इसके शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हुए हैं वो भी 4 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, और ये एटम इस वक्त न्यूट्रल है। सेकेंड चीज़ जो हमने नोट करनी है वो ये है कि न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम इसको ईजिली ओवरकम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस शेल ईजिली, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग फोर्स है, जो ये वाली फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर जो होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्गली बाउंड करके रखती है। ठीक है, फिर करंट कैसे फ्लो करता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज हम कोई मेटल कंसिडर कर लेते हैं। मैंने सोडियम मेटल को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, उसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने उसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये तो केमिस्ट्री है, चलें, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एटम को अब आपने पहले ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो मेटल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी एलिमेंट्स के वीक होती है, यानी कि हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम इस मेटल को, सोडियम मेटल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी हीट प्रोवाइड कर देते हैं लेट से। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस शेल को छोड़ के रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, निकल जाएगा, इस एटम से, इस शेल से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो अब इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 10 हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 10। इस केस में देखिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल नहीं रहे, बल्कि पॉजिटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एटम अब एटम नहीं रहा बल्कि सोडियम आयन बन गया है। चलो ये तो हमने देख लिया कि सोडियम आयन बन गया, एटम नहीं रहा। इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ जो हमने रिमूव किया था? अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया था ना, ये अब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये रैंडमली मूव करता रहता है मेटल के अंदर ही। इसको हम आगे और अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मैंने ये एक मेटल है उसको ड्रॉ किया हुआ है, ये उसके एटम्स हैं सारे। मैंने इसको हीट प्रोवाइड की है। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो निकल गए और रिमूव हो गए, और अब वो ये जो डॉट मैंने ड्रॉ किए हैं ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो चुके हैं। ये छोटे डॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो अब एटम्स हैं ये एटम्स नहीं रहे बल्कि ये पॉजिटिव आइंस बन गए क्योंकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह मैंने इसको यहाँ पर शो किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस केस के अंदर चाहे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं लेकिन फिर भी ये जो मेटल है ये करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट फ्लो क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसके रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडम मूव करने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब इसको हम एक डायरेक्शन में कैसे मूव करवा सकते हैं? उसके लिए हम इस मेटल के अराउंड एक बैटरी अटैच कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये मेटल है उसके अराउंड एक बैटरी अटैच कर दी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे और ये यहाँ से मूव करेंगे इस तरीके से। मूव करके जब ये मेटल की तरफ आएंगे तो मेटल के अंदर पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडमली मूव कर रहे थे। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गई है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अब उसी डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनकी डायरेक्शन भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगी जो डायरेक्शन सर्किट की है। इस तरीके से इस मेटल के अंदर से करंट फ्लो करने शुरू हो जाएगा और नाउ दिस मेटल विल बी अ कंडक्टर बिकॉज इट इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तब करंट फ्लो करने शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट कैसे फ्लो करता है। अब जो सेकंड ओरिजिन था वो था पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से। पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का नाम इसलिए जाहिर इसका रखा हुआ है क्योंकि पहले ज़माने में जब तक ये बात हमें नहीं पता थी कि करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है तो लोगों का ये कहना था कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको फ़िलहाल डीप में नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते, बल्कि इसको ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मेटल रखा है, उसके साथ बैटरी अटैच कर दी है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस निकलें और उस करंट का डायरेक्शन यूँ हो, मतलब चार्जेस यूँ मूव कर रहे हैं, तो इस केस में जो करंट फ्लो करेगा ना उसे हम कन्वेंशनल करंट का नाम देंगे। और वैसे असल में कोई भी करंट ऐसे नहीं होता जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव कर रहा हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बात कन्वेंशन थी, हम पहले इसी को यूज़ करते रहे हैं और हमारी काफ़ी सारी स्टडी जो है इसी के ऊपर बेस्ड कर रही थी, तो आज भी हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन इन रियल करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो कर रहा होता है। चलो अब हमने दो ओरिजिन्स पढ़ लिए, अब थर्ड ओरिजिन देखते हैं जो था कि जब दोनों चार्जेस मूव करते हैं एट द सेम टाइम तब भी करंट प्रोड्यूस करता है। उसकी एग्जांपल है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है लेट से, उसमें एनोड और कैथोड जो है वो ड्रॉ किए हुए। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जबकि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। होगा क्या, और मैंने इसके अंदर जो है कोई सॉल्यूशन डाला हुआ है जिसको मैं नाम देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, जो मैंने यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट रखा हुआ है लेट से। ठीक है, जब इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे ना तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन टूटने शुरू हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब है कि टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, कैल्शियम आइंस अलहदा हो जाएंगे और सल्फाइड आइंस अलहदा हो जाएंगे। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये पॉजिटिव आइन बन जाएंगे और ये
नेगेटिव आइन बन जाएंगे। इनको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये पॉजिटिव आइंस हैं और ये नेगेटिव आइंस हैं। अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो जो नेगेटिव आइंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे, एनोड के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, जबकि जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो कैथोड, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन चार्जेस की मोशन की वजह से जो सॉल्यूशन है उसमें से करंट फ्लो करने शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ओरिजिन की बात होगी कि हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ओरिजिनेट कैसे होता है। अब सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेसिकली। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वायर ले लेता हूँ, कोई वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस वायर में से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा ना विद टाइम, रेट बोलता है कि जब भी हम किसी चीज़ की रेट की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो पर टाइम वाली चीज़ को हम रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब है मैं क्यू बाई टी की बात कर रहा हूँ। रेट का मतलब होता है आप उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक करंट है कि किसी भी कनेक्टिंग वायर में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वायर ले ली, कनेक्टिंग वायर ले ली है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसमें से जितने चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे ना इसमें, उतना ही उसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू इसमें चार्ज को डिनोट कर रहा है और टी टाइम को डिनोट कर रहा है, यानी कि रेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी यूनिट बन जाती है करंट की, जो ऐसा यूनिट है वो तो एम्पेयर होती है, और क्यू की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो 1 एम्पेयर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, अब एम्पेयर को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ़ 1 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड, अगर ये जो फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इसमें से 1 कूलम चार्ज पास करेगा ना 1 सेकंड के अंदर, उसका मतलब होगा जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। दोबारा देख लेते हैं, इफ़ 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस एरिया में से 1 सेकंड में पास करेगा, देन द करंट वुड बी 1 एम्पेयर। अब एम्पेयर एक बड़ी वैल्यू होती है। हम जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में स्मॉल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो स्मॉल वैल्यूज़ मिली एम्पेयर है, मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है, और माइक्रो एम्पेयर यूज़ करते हैं, माइक्रो वैल्यू 10⁻6 होती है। अच्छा, अब थर्ड कंटेंट जो इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जो है सोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की सोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की काफ़ी सारी सोर्सेज होती हैं, जैसे बैटरी है, जनरेटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, लेकिन आपकी बुक में बैटरी को एग्जांपल दी हुई है तो हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं फ़िलहाल। बैटरी का जो सारा खेल है ना वो 1780 में स्टार्ट हुआ था, जब गैल्वानी, वोल्टा और फ्रॉग का इनकाउंटर हुआ था। गैल्वानी जो है वो फ्रॉग का ऑपरेशन कर रही थी, तो उसके हाथ में ना मेटल की कोई चीज़ थी, मेटल से उसने फ्रॉग की एक लेग की नर्व जैसे ही काटी ना, तो उस फ्रॉग की लेग ने जर्क किया, यानी कि उसकी जो टांग है वो हिली। तो गैल्वानी बड़ी हैरान हुई इससे, तो गैल्वानी ने क्या किया, उसकी फ्रॉग की मूवमेंट की वजह से ना उसकी जो टांग मूव हुई थी, उसने ये समझा कि ये एनिमल करंट है, ये एनिमल करंट होता है हर एनिमल के अंदर, तो उसने उस चीज़ को एनिमल करंट का नाम दे दिया। लेकिन जब वोल्टा को पता चला तो वोल्टा ने कहा नहीं, ये किसी एनिमल का करंट नहीं है, ये फ्रॉग का करंट नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे हाथ में मेटल थी ना उसकी वजह से फ्रॉग का जो टांग है वो उसने जर्क किया है, फ्रॉग की जो टांग है वो हिली है। खैर इन दोनों की डिबेट चलती रही और वो किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुँचे। फिर हुआ ये कि वोल्टा ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ठीक है, उसने क्या किया, लेट से अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। वोल्टा ने एक इस तरह करके ना उसने 2 मेडल्स लिए, ठीक है, उसने उसने उसके पायल्स बनाता गया। ये एक इस तरह, जिस तरह मैंने 2 बनाए हैं ना, तो इस तरह वो काफ़ी सारा एक इसके पायल्स बनाता रहा, मतलब कॉपर, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। उसके बीच में उन्होंने एक इंसुलेटर रख दिया। लेट से मैं कहता हूँ कि उन्होंने पेपर रख दिया या कोई और चीज़ रख दिया। पेपर के ऊपर उन्होंने जो है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है ना वो ऐड कर दिया। ठीक है, क्या किया वोल्टा ने, एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये कॉपर लिया, हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉपर लिया, ये यहाँ पे जिंक है, और बीच में उन्होंने कोई भी इंसुलेटर, यानी कि जो आप पेपर कह सकते हैं, पेपर के ऊपर सॉल्ट
वाटर सॉल्यूशन जो है वो ऐड कर दिया, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन ऑन पेपर ऐड कर दिया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो कॉपर है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, जिसको हम आजकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। तो इन अदर वर्ड्स तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने शुरू हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो यहाँ से जाके तो इधर ये जो बीच में ये जो पेपर था ना उसके अंदर जो वाटर सॉल्यूशन था उसमें जो आइंस हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो गए। लेकिन वोल्टा ने ये समझा कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक रिड्यूस हो रहा है, लेकिन असल में वाटर के जो आइंस थे वो रिड्यूस हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हम वोल्टा की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उन्हें सराहते हैं और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हमने वोल्टा की नेम के ऊपर ही दे दिया, जिसको आप यूनिट वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशन थी जिसकी वजह से हम जो साइंस ने तरक्की की, फिज़िक्स ने, और हम एक बैटरी की तरफ आए। अब बैटरी की जो कॉमन एग्जांपल है वो ड्राई सेल बैटरी है, जिसे हम आजकल यूज़ करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अब ड्राई सेल बैटरी का मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम ये मैंने ड्रॉ करके शो की हुई है, इसके हम वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। बैटरी के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और एनोड। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इसके अंदर कोई केमिकल सॉल्यूशन होता है। तो जब सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑटोमेटिकली, तो उससे ये जो चार्जेस हैं अभी तो ये मिक्स्ड फॉर्म में है ना, कंपाउंड फॉर्म में, ये टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि आपको पता है एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस टूटे हैं ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अलहदा हुए, नेगेटिव सारे के सारे नेगेटिव इस एनोड के ऊपर आ जाएंगे, और इसी तरीके से सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ पे टूटे हैं वो कैथोड के ऊपर चले जाएंगे। तो होगा क्या, ये जो है ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज बीच में इलेक्ट्रोलाइट है जो इन दोनों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुकी है। ये जो जगह है ये लो पोटेंशियल है, ये जगह हाई पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली हम ऐसी इस उस जगह को हाई पोटेंशियल कहते हैं जिस जगह पे चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से। तो जिस जगह पर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे ना, उस जगह को हम बोलेंगे वो हाई पोटेंशियल है। अब देखिए इस जगह के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है ना, तो इस जगह को हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल है। इस जगह पर नेगेटिव चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो ये जगह लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। अब करंट कैसे फ्लो करता है, जब हम इस बैटरी के क्रॉस कोई कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट ने रिस्ट्रिक्ट करा था, मूव करने नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने वायर्स अटैच किए हैं तो अब इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, इन्हें एक रास्ता मिल गया है। अब ये इन वायर के थ्रू होते हुए यहाँ से निकल कर यहाँ जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो भी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, यहाँ से निकलेंगे और ये सर्किट से होते हुए, वायर से होते हुए इधर चले जाएंगे। अब अगर आप इसके बीच में कोई लैंप लगा देते हैं तो वो ग्लो करने शुरू हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, शुरू में हमारे पास ना इस ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जब ये टूटे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस से रहता हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये जो चार्जेस के अंदर जितनी पोटेंशियल होती है ना उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर जितनी पोटेंशियल होगी ना वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जब नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करते हैं यूँ, तो बीच में जब आप लैंप लगाते हैं तो जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लाइट में और हीट में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने यहाँ से निकलेंगे उतने ही यहाँ वापस पहुँचेंगे, और ना ही उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 अगर नेगेटिव चार्जेस हैं, 7 के 7 यहाँ से निकल के 7 ही यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और चार्ज के ऊपर, उनके ऊपर चार्ज के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ता है, जो इनकी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिर्फ वो कन्वर्ट हो रही होती है किसी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यार चलो ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, समझ आ गई कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और यूँ मूव करते हैं, तो बैटरी डेड कैसे हो जाती है। बैटरी डेड ऐसे होती है, देखिए लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एनोड के ऊपर ये 8 नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे और इस तरफ को आ जाएंगे।
एक वक्त आएगा जब ये नेगेटिव चार्जेस, अच्छा जब ये जैसे जैसे ये मूव करते जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज निकला है, पीछे रह जाएंगे 7, वैसे वैसे बैटरी की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, एक वक्त आएगा जब ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्जेस नहीं रहे, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो कि फ्लो कर सके, तो बैटरी ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देखिए मोबाइल के अंदर हम जो हमारी जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, तो बैटरी रिचार्ज कैसे हो जाती है? बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हम एक और प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, लेट्स सपोज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके गए और बैटरी की एनर्जी सारी की सारी यूज़ होगी, या बैटरी डेड होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि मूव कर सके। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बैकवर्ड मूव करने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो अब इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस जगह पे वापस आके एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 7 थे ना, 7 के 7 दोबारा वापस आके यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके वहाँ जाते हैं, बैटरी चार्जिंग कम होती है, बैटरी डेड होने लगती है, आप उसे रिचार्ज करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फिल होते हैं और बैटरी दोबारा रिचार्ज हो जाती है। इस तरीके से जो आपकी बैटरी है वो वर्क कर रही होती है।